ठीक है, रेडियो रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन नॉर्मल आपने वैसी भी करी है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन करी हुई है। ठीक है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करती है, उसमें हम देखते हैं कि टाइट्रेशन में हम जो टाइट्रेंट और उनके बीच में वॉल्यूम जो ऐड कर रहे हैं, हम उसके बीच में जो हम प्लॉट करके देखते हैं, तो अगर कोई शार्प चेंज नहीं आ रहा है तो हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि एंड पॉइंट क्या है, या हमें कोई कलर चेंज नहीं दिख रहा तो भी हम डिटेक्ट आपका एंड पॉइंट क्या है। तो ठीक है, ऐसी रेडियोमेट्रिक में भी हमें क्या होता है, एंड पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है, या शार्प चेंज चाहिए होता है। जैसे कि ये है एक्टिव, यहाँ पे क्या डिटेक्ट होगा, वहां पे हम वॉल्यूम वर्सेस क्या करते थे, वॉल्यूम वर्सेस NaOH का कंसंट्रेशन करते थे। ठीक है, तो वॉल्यूम वर्सेस हम यहाँ पे क्या एक्टिविटी लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम मतलब एक्टिविटी, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम रेडियो एक्टिविटी की बात कर, उसके रेडियो केमिस्ट्री सॉरी न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे उसके कॉरेस्पॉन्ड हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी। एडिंग वॉल्यूम को ऐड करने में रेडियो एक्टिविटी में क्या चेंज आ रहा है, यानी शार्प चेंज जो आएगा वो रेडियो एक्टिविटी का चेंज आएगा। ठीक है, तो आपकी जो रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसमें हमें क्या करेंगे, वॉल्यूम वर्सेस रेडियो एक्टिविटी के बीच में हम कर्व बनाएंगे। ठीक है, तो क्या है, इट इज मेनली एप्लीकेबल फॉर द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मेनली एप्लीकेबल फॉर द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द बेसिक प्रिंसिपल स्टेट दैट एज इन अदर टाइट्रेशन वेयर एट द एंड पॉइंट पे क्या होता है, शार्प चेंज आता है, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है। ठीक है, हियर एट द एंड पॉइंट द मेजरेबल प्रॉपर्टी that is activity either in the solution phase or in the solid phase प्रेसिपिटेशन। जो सॉलिड फेज मतलब प्रेसिपिटेशन हो रखा है, या जब प्रेसिपिटेशन नहीं होता नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन जैसे सॉलिड 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 सोल्यूशन फेज होता है। ठीक है, क्या होना चाहिए, चेंज एब्रप्टली टू प्रोड्यूस अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, क्या होना चाहिए, शार्प चेंज जरूर होना चाहिए। शार्प चेंज नहीं हो रहा है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। सपोज करो एक चेंज आया उसके बाद कांस्टेंट हो गया, तो ये इतना एप्लीकेबल ग्राफ नहीं बोलेंगे। शार्प चेंज जब आता है ना तो हमारा एंड पॉइंट डिटेक्ट करना ना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो अब मतलब क्या है, हमें ग्राफ जो बनेगा यहाँ एक्टिविटी वर्सेस जो भी सब्सटेंस हम उसमें डाल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज करने पड़ेंगे, यहाँ एटम यूज करने पड़ेंगे, और वर्सेस वॉल्यूम टाइट्रेंट, वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट का कर्व। ठीक है, इसके वर्सेस आपका ग्राफ बनेगा। टाइट्रेशन ऑफ किसका, बेरियम, बेरियम आयन, मैग्नीशियम आयन, लेड। ठीक है, UO2 नेगेटिव आयन को हम किससे टाइट्रेट करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इन दोनों के बीच में रिएक्शन क्या होगी, ये इसके साथ ना सोडियम आयन जो है ये रिप्लेस होके जो 2+ चार्जेस है, ये जो सारे के सारे सोडियम है वो ये जो है ये मेटल ये इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट बनाता है। तो क्या करेगा, ये इसको रिप्लेस करते हैं, ये रिएक्शन में हो रहा है, लेकिन शार्प चेंज कैसे आएगा। ठीक है, इफ द टाइट्रेशन इज कैरिड बाय इस टाइट्रेशन इज कैरिड बाय दिस जो बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, यहाँ पे O4 आएगा फ्रॉम द अबव मेंशन मेटल आयन, देन विद द प्रोग्रेस, आपको समझ करो ये आपका टाइट्रेंट है और आपके सोल्यूशन में क्या है, ये सारे आयंस पड़े हैं। ठीक है, बेरियम मैग्नीशियम ये सारे आयंस पड़े हैं और उसके साथ टाइट्रेट कर रहे हो सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ, मेंशन मेटल आयन, देन विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइट्रेशन द मेटल आयन आर गेटिंग प्रेसिपिटेटेड। हम जैसे ऐड करने में लगे हुए हैं, जैसे हम ब्यूरिट से ऐड करने में लगे हैं आपके सोल्यूशन में, जो आपके सपोज करो बेरियम मैग्नीशियम जो आयंस है वो क्या हो रहे हैं, प्रेसिपिटेट होते जा रहे हैं। ठीक है, बिफोर द एंड पॉइंट सस्पेंडेड, बिफोर द एंड पॉइंट द सुपरनेटेंट जो है आपका, यानी ऊपर ऊपर वाला पार्ट, मतलब जो लिक्विड वाला पार्ट होता है नीचे वाला, तो आपका क्या हो गया, वो प्रेसिपिटेट बन रहा है। जो ऊपर वाला सुपरनेटेंट जो आपका लिक्विड पोर्शन है, ठीक है, तो सॉलिड पोर्शन ये प्रेसिपिटेट बना के नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ऊपर वाला जो पार्ट है सुपरनेटेंट, बिफोर द एंड पॉइंट द सुपरनेटेंट डज नॉट, बिफोर द एंड पॉइंट द सुपरनेटेंट डज नॉट कंटेन एनी एक्टिविटी ड्यू टू लेबल्ड फॉस्फेट। जो लेबल्ड फॉस्फेट के वजह से क्या होगा, सुपरनेटेंट में अभी कोई एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जो ये आयंस है वो प्रेजेंट है अभी सोल्यूशन में। ठीक है, बट एज सुन एज द एंड पॉइंट इज रीच देयर इज अ शार्प इंक्रीज ऑफ द एक्टिविटी इन सुपरनेटेंट एंड
goes increase gradually with the addition of titrate. अब क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जब आपके सारे के सारे जो मेटल हैं वो सारे के सारे सेटल डाउन हो गए, विद टाइम डिक्रीज होगी आपकी, ठीक है। आप विद टाइम क्या हो रहा है, आप वॉल्यूम ऐड कर रहे हो, आपकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन एक सॉरी वो सेम है, उसमें ज्यादा कोई चेंज नहीं आ रहा। आप एक जो पर्टिकुलर स्टार्टिंग में थी वही की वही है, आपके सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट की जो एक्टिविटी है वही है, ठीक है, क्योंकि आप वो क्या कर रहा है, इसके साथ प्रेसिपिटेट बना रहे हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी नहीं शो कर रहा। लेकिन एक पॉइंट पे जब ये सारे के सारे आपके मेटल इसके साथ प्रेसिपिटेट बना लेंगे और हम ऐड करने में लगे हुए हैं सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो क्या होगा, एकदम से हाइक करेगी आपकी एक्टिविटी। जैसे ही वॉल्यूम हम एक एक्स्ट्रा ड्रॉप वॉल्यूम डालेंगे तो उसकी एक्टिविटी जो थी अभी तक सप्रेस हो गई थी, क्योंकि उसमें मेटल आयन पड़े हुए थे, वो उसके साथ कंबाइन करके प्रेसिपिटेट बना रहा था। तो जैसे ही एक एक्स्ट्रा ड्रॉप आया तो वो क्या हुआ, एक शार्प पॉइंट आ गया, ठीक है। तो एट द एंड पॉइंट पे क्या हुआ, एक शार्प चेंज आया, इंक्रीज हुई एक्टिविटी, क्या हुई, इंक्रीज हुई। सुपरनेटेन मतलब जो आपका जो ऊपर का जो सुपरनेटेन जो लिक्विड पार्ट है उसमें एक एक्स्ट्रा ड्रॉप डाली तो आपकी एक्टिविटी क्या होगी, बहुत ही हाई होगी, एंड इट इंक्रीज it goes increase gradually with the addition of titration। जैसे जैसे हम ऐड करते रहेंगे टाइट्रेट जो है, हम सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ऐड करते रहेंगे, क्योंकि अब कोई मेटल आयन बचा नहीं है, तो वो सब केस में होगा, वो एक्टिविटी शो होता रहेगा, जितना ज्यादा ऐड करेंगे उतनी ज्यादा एक्टिविटी होती रहेगी। तो ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। बी ग्राफ जो आपका बी है वो ये इससे डिनोट कर रहा है, ये आपका बी हो गया, ठीक है। ऐसी आपका जो है ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ एक्टिविटी in the supernatant we should be careful so that the no precipitate remain as collider suspension। collider suspension नहीं होना चाहिए, प्रॉपर precipitate बनने चाहिए, ठीक है। इन द सेम वे, हाँ, अब ऐसा एक ये उसके साथ हो गया, इन द सेम वे सिल्वर आयन कैन बी टाइट्रेटेड बाय यूजिंग द, अब सिल्वर आयन को हमें कैसे टाइट्रेट करना है, लेबल्ड NaCl। लेबल NaCl मतलब अगेन लेबल्ड मींस उसका आइसोटोप, NaCl का स्टार बना देते हैं ना हम, उसमें नॉर्मल NaCl लिखना होगा, हम नॉर्मल लिखते हैं, लेकिन जब भी हम स्टार बना देते हैं तो लेबल्ड हो जाता है, वो लेबल्ड आइसोटोप। इफ द सिल्वर आयन इज लेबल्ड इंस्टेड ऑफ NaCl, ठीक है। ये कह रहे हैं हम जो टाइट्रेशन करेंगे वो सिल्वर आयन के बीच में और NaCl, ठीक है। सिल्वर आपका किस में हो गया, आपके बीकर सॉरी उसमें फ्लास्क में हो गया, और ब्यूरेट में आपका NaCl है, आइसोटोपिक NaCl, ठीक है, लेबर्ड NaCl। बट वो कह रहे हैं अगर हम इसको उल्टा कर दें, अगर हम जो सिल्वर आयन है उसको लेबल्ड कर दें, यानी सिल्वर आयन आपके क्या हो जाएंगे, आइसोटोपिक सिल्वर आयन ले लें इंस्टेड ऑफ NaOH, NaOH आपका NaCl सॉरी, इंस्टेड ऑफ NaCl आपका नॉर्मल है, then the activity in the supernatant decrease gradually। तो क्या होगा, आप ब्यूरेट से NaCl ऐड कर रहे हो तो ज्यादा कुछ डिफरेंस आएगा नहीं, एक्टिविटी डिक्रीज होगी और एक टाइम पे आएगा वो कांस्टेंट हो जाएगी। अगर हमने उल्टा ले लिया ना तो हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमें इस तरह से, जैसे अगर हमने ये इसका ये जो ग्राफ है वो क्या करेगा, ए शो करेगा। हमने जो वो है ब्यूरेट में क्या ले लिया, NaCl ले लिया, ठीक है। NaCl की इतना कोई चेंज नहीं आया, हमने सॉरी उसमें हमने सिल्वर नाइट्रेट जो है वो ले लिया, वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, एक टाइम पे आएगा स्टेबल हो जाएगा, तो ये एक शार्प चेंज नहीं है, तो हमें इसको नहीं फॉलो करना है, हमें ग्राफ बी को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि सिल्वर नाइट्रेट को आप लेबल ले दो, NaCl को लेबल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे आपका सोल्यूशन में क्या है, बीकर आपके सोल्यूशन में फ्लास्क में क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, ब्यूरेट में आपने NaCl ले लिया, NaCl क्या है आपका जो है वो लेबल्ड है, ठीक है। आप डालते रहोगे एक पॉइंट आएगा, कांस्टेंट आएगा, जैसे सिल्वर नाइट्रेट फिनिश होगा तो आपका NaCl क्या हो गया, आपका लेबल्ड NaCl है, तो जैसे एक ड्रॉप एक्स्ट्रा डालोगे NaCl की तो उसकी एक्टिविटी शो होगी। जब यहाँ पे उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जब उसके साथ PPT बना रहा है, PPT की आप उसकी एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं आती है, ठीक। जब कोलाइडर या प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो उसकी एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं आती, वो नॉर्मल रहेगी, ठीक है। जैसे ही वो आपके सिल्वर आयन खत्म हो जाएंगे तो आपका लिक्विड बचेगा NaCl लिक्विड फॉर्म में बचेगा, तो वो आप ऐड करने में लगे हो तो उसकी एक कॉरेस्पॉन्डिंग एक्टिविटी शार्प चेंज आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके टाइट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2+ बाय EDTA इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो आइसोटोप ऑफ एन इंडिकेटर। इसमें क्या कर रहे हैं हम, इंडिकेटर जो है उसको क्या कर रहे हैं, आइसोटोपिक इंडिकेटर डाल रहे हैं, ठीक है। आइसोटोपिक इंडिकेटर में क्या होगा, हम जो आपका इंडिकेटर है यहाँ पे सिल्वर आयोडेट हमने क्या डाला, इंडिकेटर डाला हुआ है, ठीक है। ये नॉर्मल है आपका,
जैसे आप कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन करते थे, आपके फ्लास्क में क्या है, कैल्शियम का सोल्यूशन है, ब्यूरेट में क्या है, ईडीटी है, और आपने क्या डाल दिया, इंडिकेटर डाल दिया सिल्वर आयोडेट, ठीक है, जो आपका क्या है, आइसोटोपिक। अभी ईडीटी सिर्फ किसको कैप्चर कर रहा है, कैल्शियम को, ठीक है, कोई एक्टिविटी नहीं आएगी, ठीक है, नॉर्मल रहेगा, ग्राफ कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही कैल्शियम आपका फिनिश हो जाएगा फ्लास्क से, तो क्या होगा, तो ईडीटीए इसको कैप्चर करेगा, इंडिकेटर को, ईडीटीए इंडिकेटर का बॉन्ड बन जाएगा, ईडीटीए यानी इंडिकेटर में क्या है आपका सिल्वर, ईडीटीए क्योंकि आपका ईडीटीए क्या करता है, मेटल को कैप्चर करते हैं, और इंडिकेटर में भी आपका ये मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, तो अब उसके सिल्वर के साथ बॉन्ड बनेगा। जैसे ही वो इसके साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा, वैसी आपकी जो एक्टिविटी है, जो रेडियो आइसोटोपिक एक्टिविटी है, वो एकदम से शार्प चेंज आ जाएगा जैसे इसके साथ बनाएगा, ठीक है। तो सेम वैसी है आपका, आपके फ्लास्क में क्या है, कैल्शियम के आयंस प्रेजेंट है, ब्यूरेट में आपके क्या ईडीटी है, और फ्लास्क में आपने एक आइसोटोपिक इंडिकेटर भी डाल दिया, आइसोटोपिक इंडिकेटर डाला, ठीक है। पहले तो ईडीटी किसको कैप्चर करेगा, कैल्शियम को, जितना भी प्रेजेंट है। जैसे ही कैल्शियम फिनिश होगा, वो इंडिकेटर को कैप्चर, मतलब इंडिकेटर के साथ बॉन्ड बनाने लगेगा, क्योंकि इंडिकेटर में भी क्या आपके सिल्वर आयंस है, ठीक है, मेटल आयंस है, तो वो उसके साथ जैसे ही बॉन्ड बनाएगा, वैसे ही हमें क्या दिख जाएगा, एक्टिविटी शो देगी। तब तक वो इतनी एक्टिविटी शो नहीं करेगा, ठीक है, एक मतलब एक्टिविटी शो करेगा, लेकिन वो नॉर्मल होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। देखो यही बोल रहा है ये, द लेबल इंडिकेटर एडेड रिमेन इनसॉल्युबल, ठीक है, वो तब तक क्या रहेगा, इनसॉल्युबल रहेगा, सॉलिड फॉर्म में। द लेबल, मैंने आपको बताया ना, जो आपको बताया था कि आपका जो सॉलिड पार्ट होते हैं, उसकी एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं आती, जैसे ही वो लिक्विड फॉर्म में आएगा ना, उसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी आती है। द लेबल्ड इंडिकेटर एडेड रिमेन इनसॉल्युबल, बट एज अ एंड पॉइंट इट ओवर, मतलब ये सॉल्युबल हो जाता है, एंड पॉइंट पे क्या हो जाता है, सॉल्युबल। जैसे ही वो इंडिकेटर, जब तक पहले इंडिकेटर डाला, वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, जैसे ही ईडीटी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ना, वैसे ही वो क्या बन जाएगा, सॉल्युबल बन जाएगा। द इनसॉल्युबल इंडिकेटर गोज सॉल्युबल, गिविंग राइज टू अ शार्प इंक्रीज ऑफ एक्टिविटी इन द सोल्यूशन फेज, ठीक है। इन द एस्टिमेशन कैल्शियम बाय ईडीटीए silver iodate is used as an indicator after the endpoint due to the complexation it form a soluble, क्या बनाएगा वो, सॉल्युबल, ईडीटी के सब जब बनाएगा वो सॉल्युबल हो जाएगा। पहले आपका इंडिकेटर क्या रहना चाहिए, इनसॉल्युबल, ठीक है, और जैसी उस वैसी वो ईडीटी के साथ बॉन्ड बनेगा, सॉल्युबल हो जाएगा, और उसकी रेडियो एक्टिविटी हम डिटेक्ट कर पाएंगे। सॉलिड की हम डिटेक्ट नहीं कर पाते रेडियो कॉम्प्लेक्स, गिविंग अ शार्प हाइक इन एक्टिविटी इन द सोल्यूशन फेज। दिस इज व्हाई इट गोस द टाइट्रेशन कर्व जो है बी की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी रेडियो एक्टिविटी जो आपकी है वो नोट्स हो गए, इसमें आपकी टाइट्रेशन भी कवर हो गई, और आपकी दो टेक्निक है इसमें, एक तो आइसोटोपिक डाइल्यूशन और न्यूट्रॉन एक्टिवेशन, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव वो रेडियो केमिकल टेक्निक्स, ठीक है। अब आपको कुछ बच्चों को फ्यूजन में भी थोड़ा सा डाउट है, तो फ्यूजन थोड़ा सा शुरू कर देते हैं, और फ्यूजन शुरू कर देते हैं। फ्यूजन में डाउट था, फ्यूजन में डाउट था, प्रीति को डाउट था आई थिंक। बोलो सो गए क्या सब। नो मैम मैम, फ्यूजन वाले में ही मैम था। पता नहीं किसको था, फ्यूजन था, फ्यूजन था। मैम मेरे को था फ्यूजन में। फ्यूजन में दोनों करवा देना मैम। दोनों करा दूं, क्या कह रहे हो सौरभ, क्या बोल रहे हो। समझ में आ गया, रेडियो केमिकल टेक्निक समझ में आ गया। यस मैम। इम्पोर्टेंट है ये, कुछ समझ में नहीं आया तो बता देना। देखो फ्यूजन तो आपको पता है कि ये आपका हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन देखते हैं हम, हमें पता है इसमें क्या होता है, बिगर मॉलिक्यूल क्या होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाते हैं,
जो आपका यूरेनियम है 92 235, पहले उसको न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड किया तो 92 236 बना, उसके बाद ये फर्दर स्मॉल एटम्स में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें सब जो है ये लिखा हुआ है, इसमें जो मास नंबर है, जो लाइटर एलिमेंट के जो मास नंबर होते हैं वो 85 to 144, और जो हैवियर होते हैं वो इतने के बीच में वेरी करते हैं। मास नंबर की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन, कह रहे हैं एक फ्यूजन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है। कह रहे हैं पर फ्यूजन जो होता है, अगर सिर्फ एक यूरेनियम का एटम है तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, which is much greater than the release in any ordinary nuclear reaction। यूरेनियम का हम क्यों जनरली यूज करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं एज कम्पेयर टू अदर। यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, तो मतलब यूरेनियम सबसे बेस्ट है क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, आपको पहले भी बता रखा है, ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वंस द प्रोसेस स्टार्टेड इट कैन प्रोसीड इन अ चेन रिएक्शन टू रिलीज एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक बार जब प्रोसेस शुरू हो जाता है, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करा देते हैं, तो ये सेल्फ वो अपने आप होती है रिएक्शन, कोई उसको रोक नहीं पाता, बल्कि रोकने के लिए हमें काम करना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है, बाकी ये सारी रिएक्शन अपने आप होने लगती है। तो जो ये एनर्जी रिलीज होती है वो किसकी वजह से होती है, दो फैक्टर है, मास डिफेक्ट और न्यूक्लियर बाइंडिंग। ठीक है, मास डिफेक्ट क्या है आपका, मास डिफेक्ट में क्या है, फॉर दिस पर्पस लेट अस कंसीडर वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल फ्यूजन। मास डिफेक्ट में हमें पता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो मास का मतलब, वैसे क्या आपका लॉ क्या बोलता है कि आपका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंप्लीटली क्या होने चाहिए, इक्वल मास के होने चाहिए। ठीक है, तभी इसको इक्वेशन में लिखा जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो आपका रिएक्टेंट का मास कैलकुलेट करो और माइनस कर दो प्रोडक्ट का मास। ठीक है, रिएक्टेंट का कितना है, रिएक्टेंट आपका यूरेनियम है जिसका जो मास है वो 235, ये इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट जो होता है 235.044 होता है, एक यूरेनियम है। ठीक है, इतना आ गया। न्यूट्रॉन कितना, एक न्यूट्रॉन है तो उसका मास कितना आ गया, 1.0086। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या क्या है, मॉलिब्डेनम, उसका मास क्या है 98 ना होके इसका एग्जैक्ट मास होता है 97.906। ठीक है, 9 होता है यहाँ पे तो 98 ही लिख लेते हैं इसको। ठीक है, फिर आपका जिनॉन है, जिनॉन का 135.94। कितने जिनॉन है, सब एक एक हैं, यहाँ पे दो न्यूट्रॉन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ये तो आपकी एनर्जी रेडिएशन है, तो इसको क्या, इसका मास ही नहीं होता। ठीक है, इसको कैलकुलेट किया तो हमारे मास में जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.22%। देख रहे हो आप कितना बहुत ही स्मॉल, रिएक्टेंट का मास अलग से कैलकुलेट किया और प्रोडक्ट का अलग से कैलकुलेट किया, तो वैसे क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो यानी उसमें मास का डिफेक्ट है। मास डिफेक्ट मींस मास की जो उसमें थोड़ा कमी है, मतलब इतना 0.22 कम एएमयू जो है, इतना जो प्रोडक्ट है वो इतना कम बना रहा है। ठीक है, तो ये जो मास डिफेक्ट, जो ये मास आया है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, यही आपकी एनर्जी रिलीज करने का मेन मेन कारण होता है। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी एक यूरेनियम इतना एनर्जी जनरेट कर रहा है, 207 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इन कैलकुलेशन डेल्टा एम मतलब मास डिफेक्ट। ठीक है, मास ऑफ एमिटिंग इलेक्ट्रॉन हैज बीन नेग्लेक्टेड। ठीक है, एक तो ये रीजन है आपका मास डिफेक्ट की वजह से एनर्जी रिलीज करता है, और न्यूक्लियर बाइंडिंग मेथड्स। न्यूक्लियर बाइंडिंग ये तो मैंने करा रखा है। न्यूक्लियर बाइंडिंग मेथड में आपको पता है कि जो मैक्सिमम जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो न्यूक्लियर जो आपकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो आपकी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये इससे पहले हमने क्लास में, जब हमने क्लासेस ली थी, जो हम नॉर्मल क्लासेस लेते थे उसमें ही करा रखा है। ठीक है, फ्यूजन जो प्रोडक्ट है वो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। हेंस एंड मूविंग फ्रॉम द फ्यूजनेबल न्यूक्लियर, ये जो आपका मतलब आप बोलते हो कि दो साइड से आपकी एनर्जी आती है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और क्या है, मास डिफेक्ट से। दोनों से आप क्या मतलब बोल सकते हो कि यूरेनियम का जो एटम है उसमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों रिलीज होती है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से और मास डिफेक्ट से। ठीक है, तो फ्यूजन चेन रिएक्शन में आपको पता है कि एक जो यूरेनियम है अगर वो बम्बार्ड करते हैं उसको हम न्यूट्रॉन से, तो वो अल्टीमेटली आपको 3 न्यूट्रॉन देता है। ठीक है, इन द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235
the secondary neutron can again participate in this process. ठीक है, इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन है वो फिर किसी और यूरेनियम को बम्बार्ड करेंगे. द मोस्ट प्रोबेबल मोड ऑफ फिजन प्रोड्यूस, उसमें कितना मैक्स 2 ना करके मतलब मैक्सिमम 2.5 न्यूट्रॉन पर फिजन प्रोड्यूस होते हैं. मतलब एक फिजन हुआ उसमें अभी आपने यहाँ पे देखा था ना 2 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे. ठीक है, ऐसे हर फिजन में 2 तो होंगे ही होंगे, मतलब एवरेज इन्होंने ले रखा है, मतलब 2 तो होंगे, वैसे कभी कभी 3 भी हो जाते हैं. तो इन्होंने एवरेज ले रखा है 2.5 न्यूट्रॉन जो है पर फिजन आपका इसमें से रिलीज होते हैं. ठीक है, इफ द progress goes on, the number of neutron increase very rapidly, almost the geometrical progression, यानी जो आपका जीपी है, एपी और जीपी जो मैथमेटिकल में टर्म में हम करते थे, progress little, the whole of the fission material undergo as मतलब पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो सारा का सारा फिजन, उसका फिजन हो जाता है. मतलब वो जितना भी यूरेनियम हमारा हमने लेते हैं, जैसे 1 ग्राम ले लिया, 1 ग्राम में कितने सारे यूरेनियम होते हैं, तो वो सारा का सारा क्या करते हैं, पहले एक एटम फ्यूजन होगा, फिर दूसरे एटम को करेगा, फिर तीसरे एटम को, तो एक मतलब आपको पता है 1 मोल में इतने 10⁻23 एटम्स होते हैं. तो समझ करो मिलीग्राम में अगर हम यूरेनियम लेंगे तो उससे कितनी आपकी एनर्जी रिलीज होगी, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो उसको. ठीक है, thus once the process is initiate, it can go automatically in a self sustainable process as in a chain reaction. ठीक है, सेल्फ सस्टेनेबल मतलब उसको अभी कोई और मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, एक बार स्टार्ट कर दिया उसको रोकने वाला कोई नहीं है. ठीक है, हमें बल्कि कंट्रोल करना पड़ता है. यूरेनियम जो हमारे रिलीज हो रहे हैं ना, बल्कि हमें कंट्रोल फिजन जब कराना पड़ता है तो यूरेनियम को हमें एब्जॉर्ब कराना पड़ता है. ठीक है, इन प्रैक्टिस in practice all the uranium emit are not geometrically available for carrying out the next fission. ठीक है, in practice all the neutron emitted are not generally available. जब जो आपके जो जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में देखा, तो अगर ये अनकंट्रोल्ड फिजन हो गया ना तो सब तो ब्लास्ट हो जाना चाहिए. अगर अनकंट्रोल्ड फिजन हो गया तो वहां कैसे किया जाता है, कंट्रोल फिजन किया जाता है, और कंट्रोल फिजन से आप सफिशिएंट एनर्जी जो है आप उसको निकाल, सफिशिएंट एनर्जी जो होगी मतलब उस एनर्जी को आप मतलब इतनी एनर्जी जिसको हम रिजर्व करके रखें और उसको फर्दर हम उससे टरबाइन जनरेट करें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, उसका हम फर्दर यूज कर सकते हैं. लेकिन जब अनकंट्रोल हो जाएगी, जब हम न्यूट्रॉन के जो न्यूट्रॉन की जो मतलब जो 3 न्यूट्रॉन है उसको हम 1 न्यूट्रॉन नहीं करेंगे तो वो अनकंट्रोल हो जाएगी और वो ब्लास्ट हो सकता है. ठीक है, इसीलिए जो रिएक्टर बोल सकते हैं या बोल सकते हो कि जो ये सेंटर होते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और जैसे ये बार होता है, वो कैसे होना चाहिए, वहाँ कंट्रोल आपकी ठीक है. द प्रैक्टिस ऑल द न्यूट्रॉन एमिटेड आर नॉट जनरली अवेलेबल फॉर कैरिंग आउट द नेक्स्ट फिजन. सो इन दिस कनेक्शन द पैरामीटर द तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है. हाँ, अब इसको कंट्रोल कैसे करना है ये इसमें आता है, मल्टीप्लीकेटर फैक्टर. ठीक है, कि कितना मल्टीप्लाई मतलब कंट्रोल कैसे करें, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हम कम कैसे करें. जो ये मल्टीप्लाई होने में लगा है, न्यूट्रॉन फर्दर क्या करने में लगे हुए, फर्दर फ्यूजन करने में लगे हैं, तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो न्यूट्रॉन जो निकल रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मतलब मल्टीप्लाई इंक्रीज करता रहता है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और द रिप्रोडक्शन फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कंट्रोल अगर हमें करना है तो इस फैक्टर को हमें समझना पड़ेगा. ठीक है, तो के क्या है आपका, कि आपके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इन वन जनरेशन. ठीक है, एक जनरेटर में जो वन नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन इन द जस्ट प्रीसीडिंग जनरेशन. प्रीसीडिंग जनरेशन मीन्स जिससे पहले प्रीसीडिंग, हाँ पहले वाला ही होता है, इसको एक बार चेक कर लेंगे. मतलब इससे पहले वाले उसके जो 1 जनरेशन में है और इससे पहले वाला जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ था. ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 जनरेशन, नंबर ऑफ जनरेशन जस्ट प्रीसीडिंग जनरेशन. ठीक है, तो इससे पहले वाले उसमें कितने न्यूट्रॉन जनरेट हुए तो उसको कंपेयर करना है, उसका हम रेशियो निकालना है. बट लॉस ऑफ न्यूट्रॉन में अकर इन सेवरल वेज. ठीक है, बट इसमें क्या होता है, आपका कुछ जो न्यूट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, वो उनका कुछ लॉस हो जाता है.
ठीक है, उनके लॉस होने के क्या कारण है? कैप्चर ऑफ न्यूट्रॉन बाय यूरेनियम 238। ठीक है, यूरेनियम 238 जो है आपके मतलब आइसोटोप जो है, उसमें एक और आइसोटोप प्रेजेंट होता है यूरेनियम 235, जैसे नॉर्मल हो गया यूरेनियम 235, लेकिन यूरेनियम 235 के बाद भी एक और आइसोटोप उसके विद इन मतलब आइसोटोप होता है। तो कुछ आइसोटोप, कुछ न्यूट्रॉन मतलब उसको यूरेनियम समझकर बम्बार्ड करने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें बोल सकते हैं इम्प्योर यूरेनियम हुआ। 235 होना चाहिए था, लेकिन ये 238 हुआ। तो कुछ जो न्यूट्रॉन है उसको यूरेनियम 235 कैप्चर कर लेगा। नॉन फ्यूजन कैप्चर बाय यूरेनियम 235 एज अ कंपाउंड। ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो यूरेनियम 236 में सफर फ्रॉम द न्यूक्लियन evaporation and other mode of de-excitation beside the fission। कह रहे हैं फिजन के अलावा भी कुछ और रिएक्शन हो जाती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कि न्यूक्लियॉन्स का इवेपोरेशन हो गया। मतलब इसको क्या देना चाहिए था, यूरेनियम 235 से क्या बनता है, पहले यूरेनियम 236 बनता है, पर यूरेनियम 236 जो है वो फर्दर कुछ और रिएक्शन कर जाता है, बल्कि हम जो नॉर्मल फिजन रिएक्शन थी वो ना देकर ये कुछ और, क्योंकि हीट इतनी ज्यादा होती है ना, तो ये दूसरी फिजन में मतलब दूसरी रिएक्शन देता है जिसमें थोरियम और हीलियम बनते हैं। ठीक है, कुछ आपका कुछ अमाउंट इसमें वेस्ट हो जाता है। on non-fission capture by uranium 235 as a compound nucleus, and uranium 236 may suffer from the nucleons evaporation and other mode of de-excitation beside the fission। fission के अलावा कोई और रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, न्यूट्रॉन कैप्चर बाय द इम्प्योरिटी, जो आपको पता है कि प्योर चीज तो एग्जिस्ट करती नहीं है, तो यूरेनियम 235 जो है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होगी। प्योर यूरेनियम 235 अवेलेबल नहीं होता, तो कुछ जो है जो न्यूट्रॉन है वो किसको कैप्चर कर लेंगे, इम्प्योरिटी कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, एस्केप ऑफ न्यूट्रॉन थ्रू द सरफेस। अब जब क्योंकि ये सब एक क्लोज आपके बॉक्स में होता है, क्लोज बॉक्स में सारी की सारी रिएक्शन हो रही होती है। इसको चैम्बर बोलो या एक रिएक्टर बोल लो, रिएक्टर का मतलब बाहर कुछ नहीं निकलना चाहिए, यूरेनियम बाहर नहीं निकलना चाहिए, एस्केप नहीं होना चाहिए। लेकिन उसको अगर हम रिएक्टर में रखेंगे तो क्या होता है कि आपका जो कुछ अमाउंट होता है वो सरफेस में जब स्ट्राइक करेगा तो कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन होने की वजह से क्या होगा, कुछ अमाउंट उसमें लॉस हो जाएगा। एस्केप ऑफ न्यूट्रॉन थ्रू द सरफेस। ठीक है, सो दिस लॉस मेक जो आपका के है, जो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो लेस देन 1 होगा। ठीक है, बट द कंडीशन फॉर द चेन रिएक्शन इज लेस देन ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। चेन रिएक्शन के लिए हमारा जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी तो आपका रिएक्शन होगी, चेन रिएक्शन होगी। अगर लेस देन 1 हो जाएगा तो आपका स्टॉप हो जाएगा ना। सो लॉस की वजह से क्या होता है, आपका के लेस देन हो जाता है, बट कंडीशन फॉर द चेन रिएक्शन इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सो अटेंडिंग दिस, ठीक है, अटेंडिंग द अमाउंट ऑफ, आपका 10 मिनट बचे हुए, अमाउंट ऑफ यूरेनियम 235 एक्सीड सम क्रिटिकल साइज। ठीक है, तो के अगर इक्वल टू 1 है तो वो आपका क्या हुआ, क्रिटिकल साइज। ग्रेटर देन 1 है सुपर क्रिटिकल साइज, और लेस देन 1 है तो आपका सब क्रिटिकल साइज। ठीक है, तो आपका ये के की वैल्यू, हम अब इस के की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है हम उसको देखेंगे। द एस्केप ऑफ न्यूट्रॉन अकर फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज सरफेस इफेक्ट। ठीक है, अगर आपके सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो है आपके कैप्चर हो रहे हैं तो उनको बोलेंगे सरफेस इफेक्ट, यानी ठीक है सरफेस इफेक्ट। और अगर आपका जो प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन अकर थ्रू द फिजन बाय द न्यूट्रॉन कैप्चर थ्रू आउट द वॉल्यूम, अगर किसी वॉल्यूम मतलब अगर वो लिक्विड ने आपका जो है कैप्चर कर लिए हैं न्यूट्रॉन तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम इफेक्ट। ठीक है, अगर क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है तो लिक्विड अगर कैप्चर कर लेगा तो न्यूट्रॉन अगर लिक्विड कैप्चर कर लेगा तो वॉल्यूम इफेक्ट, और अगर सरफेस जो है तो वो सरफेस इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दस टू हैव के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर टू हैव अ के की वैल्यू ग्रेटर देन 1, बोथ द सरफेस एंड वॉल्यूम मस्ट बी ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज मींस हमें इस तरह से उसको ऑप्टिमाइज मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा कि के की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 आए। ठीक है, तो एस्केप रेट ऑफ न्यूट्रॉन, इसको क्या बोल सकते हैं, एस्केप सरफेस इफेक्ट। प्रोडक्शन रेट ऑफ न्यूट्रॉन, उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम इफेक्ट। प्रोडक्शन कैसे हुआ आपका, जो प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन अकर थ्रू आउट द फिजन बाय द न्यूट्रॉन कैप्चर थ्रू आउट द वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम।
इसका जो प्रोडक्शन रेट है वो वॉल्यूम इफेक्ट से निकलेगा। तो जो सरफेस इफेक्ट है वो का जो आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर, अगर हम आई थिंक इस स्फीयर का होता है, हाँ एक स्फीयर का जो सरफेस एरिया यहाँ पे ले लिया, एरिया जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर, और उसका जो वॉल्यूम है वो 4 पाई 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो हम इसको वे 4 करके 3 आर हो गया, ठीक है। तो हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया 1/r, ठीक है। तो 1/r यानी ये मतलब मतलब क्या बोलते हैं उसकी, क्या है, डायरेक्टली नहीं है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Thus the reduce the neutron loss, size of the material must be increased। अगर हमें न्यूट्रॉन का लॉस को हमें रिड्यूस करना है, thus to reduce the neutron loss, size of the material must be increased। साइज हमें उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के। तो हमारा साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो आपका जो न्यूट्रॉन का जो लॉस है वो आपका कम हो जाएगा। इसलिए हमने वो पढ़ा था ना कि क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होना चाहिए, न्यूट्रॉन कैप्चर का क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ साइज, rate of loss and the production are balanced to give a k की वैल्यू 1। it gives critical size। ये k की वैल्यू 1 क्या आपका क्रिटिकल साइज है। rate of loss and the production are balanced to give a 1, ठीक है। ये एक इन्होंने फ्यूजन रिएक्शन लिखी हुई है, इसको आप बना सकते हो। आपने 1 मॉलिक्यूल से बम्बार्ड किया, उसके बाद 3 आपके न्यूट्रॉन निकलते हैं, इससे 3 फर्दर जो है वो पास करते हैं, तो इससे कुछ एनर्जी निकलेगी आपकी। फिर ये जो है ये 3 से आपके करेंगे, ठीक है। तो ये चेन रिएक्शन आप बना सकते हो, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 6 मिनट बचे हुए हैं। एनर्जेटिक्स ऑफ फ्यूजन एंड द कंडीशन फॉर फिजिबिलिटी, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे एक रिलेशन निकाला कि आपका न्यूट्रॉन कैप्चर को अगर वो करना है, कम करना है, तो हमें रेट जो वो है एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। आर जो है आपका डिस्टेंस बोल लो, ठीक है। तो उस एरिया या उसको साइज को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, रिएक्टर के साइज को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आपको कुछ पूछना है, 5 मिनट है, बताओ। रेडियो केमिकल टेक्निक समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे फ्यूजन। आप उसके असाइनमेंट सबमिट करा दिए सबने? 31 तक था लास्ट डे मैम असाइनमेंट। आज कर देंगे, इसका एक क्वेश्चन रहता है बस। हाँ, असाइनमेंट खत्म कर दो। ऑर्गेनोमेट्रिक वो जनरली मैंने आपको असाइनमेंट में दे दिया, ठीक है। तो उसका आपको कोई डाउट है फिर हम उसको करेंगे, ठीक है। इसको न्यूक्लियर को 1-2 टॉपिक है, फिजन और फ्यूजन, उसको फिनिश करा देंगे। तो कल आपका, आज शाम की क्लास ले लो। कोई क्लास तो नहीं आपकी शाम को? है मैम, अभी बिंदु मैम की है। चलो ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है। तो ऑर्गेनोमेट्रिक का कोई डाउट है, हम डाउट शेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इजी ऑर्गेनोमेट्रिक आपका इसी पार्ट है वो, ठीक है। डाउट शेयर करेंगे उसके हम। और वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी? यस मैम। नो मैम। देखी भी है?